नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गणतंत्र दिवस की दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं विज्ञान और किसान की, इसके बाद आपको दिखाते हैं कृषि स्टार्टअप और अंत में बात होती है फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कंबाला मशीन के बारे में। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे बेंगलुरु की एग्रीटेक स्टार्टअप के बारे में, जिसने एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे सप्ताह में 4 से 5 पशुओं का चारा तैयार किया जा सकता है और इस मशीन का आकार मात्र एक फ्रिज जितना है। आपको बता दें कि हमारे देश में चारे की समस्या लगातार बनी हुई है, जिससे हमारे पशुओं को पोषक भोजन नहीं मिल पाता है। भोजन के और आहार की कमी की वजह से हमारे पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता ही है, साथ ही उनकी उत्पादकता भी प्रभावित होती है। तो किस तरीके से मशीन काम करती है और कैसे हमारे पशुपालकों के लिए एक ही वरदान है, आइए जानते हैं। प्रति किसान जोत की भूमि लगातार कम होती जा रही है। भारत में चूंकि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इसीलिए कम जमीन की समस्या यहाँ अधिक है। इतनी कम जमीन पर पशुओं के लिए पर्याप्त पौष्टिक चारा उगाना चुनौती बन गई है। बल्कि सच तो ये है कि देश में पशु चारे का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में नई तकनीक के जरिए कम जगह में ज्यादा उपज के उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी ओर बार बार आ रही सूखे की समस्या भी चारा संकट उत्पन्न कर रही है। फ्रिज की आकृति वाली ये मशीन छोटे से स्थान पर अधिक उपज का बेहतरीन उदाहरण है। इसे खास तौर से पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उगाने के लिए ही बनाया गया है। मशीन को रखने के लिए महज 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी जगह चाहिए। मशीन की ऊंचाई भी सिर्फ 7 फीट है। इसे बेंगलुरु के एक एग्रीटेक स्टार्टअप ने बनाया है और इसका नाम कंबाला रखा है। कंबाला कर्नाटक में हर साल आयोजित होने वाली भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। उसी के नाम पर इस मशीन का नाम रखा गया है। कंबाला के अंदर 7 रैक बनाई गई हैं और इन्हीं में चारा उगाया जाता है। हर रैक में 4 ट्रे लगी हैं और हर ट्रे में उच्च प्रोटीन वाले मक्का के 700 ग्राम बीज हर हफ्ते बोए जा सकते हैं। किसान चाहे तो मक्का का चारा काटने के बाद गेहूं या जौ के बीज भी बो सकते हैं। चारा हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाया गया है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में मिट्टी की जगह पानी में फसल उगाई जाती है। बुआई के कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि रैक में ताजा और हरा चारा उगाया है, जो दुधारू पशुओं के लिए बेहद पौष्टिक है। इस छोटी सी मशीन से एक हफ्ते तक हर रोज 25 से 30 किलो चारा लिया जा सकता है। चारे की ये मात्रा 4-5 गायों का पेट भरने के लिए काफी है। कंबाला के अंदर 14 माइक्रो स्प्रिंकलर लगे हैं, जो जरूरत पड़ने पर पौधों को पानी उपलब्ध करा देते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये मशीन 3 दिन में सिर्फ 50 लीटर पानी खर्च करती है, जबकि खुले खेत में 1 किलो चारा उगाने के लिए ही 70 से 100 लीटर तक पानी चाहिए। मशीन को बाहर से काले रंग के एक जाल से कवर किया गया है। ये जाल वेंटिलेशन के लिए है, जो दिन के समय अंदर का तापमान बढ़ने नहीं देता। राजस्थान जैसी गर्म जगहों पर ये जाल काफी मददगार है। बिजली से चलने वाली इस मशीन को आप सिर्फ 30,000 रुपए देकर खरीद सकते हैं। बिजली का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, साल भर में 70 रुपए से भी कम। वैसे सौर ऊर्जा से चलने वाली कंबाला भी उपलब्ध है, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा यानी 45,000 रुपए है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सौर ऊर्जा से चलने वाली 41 मशीनें लगाई गई हैं। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में भी बहुत सी मशीनें हैं। पिछले साल वजूद में आने वाली इस मशीन की देश भर में अब तक 130 यूनिट लग चुकी हैं। कंबाला श्री वसंत कामत और जीवन एम के दिमाग की उपज है। इसे तैयार करने से पहले इन दोनों ने बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान में पशुओं और चारे के विकास पर प्रशिक्षण लिया। यही उन्हें हाइड्रोपोनिक ग्रीन स्प्राउट्स उत्पादन इकाई के किफायती मॉडल की प्रेरणा मिली। वैज्ञानिकों ने ही उन्हें बताया कि एक ट्रे में कितने बीज डालने हैं, पानी का शेड्यूल क्या होगा और मोल्ड उपद्रव को कम करने के लिए क्या मानकीकरण होना चाहिए। कंबाला इस्तेमाल करने वाले कई किसानों ने मशीन की तारीफ की है और बताया है कि इससे उगा चारा खाने के बाद न सिर्फ दूध की मात्रा बढ़ी है, बल्कि उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आया है।
तो अभी आपको बताया हमने इस मशीन के बारे में, जिससे हमारे पशुपालकों को काफ़ी राहत मिल सकती है और चारे की उपलब्धता भी बढ़ सकती है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में। आइए जानते हैं क्या है विशेष आज के कृषि कैलेंडर में। जनवरी का माह अंगूर, आड़ू, अनार व नाशपाती के पौधे लगाने के लिए सर्वोत्तम समय है। पौधे लगाने के समय दीमक नियंत्रण जरूर करें। अंगूर की बेलें 17 जनवरी से 17 फरवरी तक 10 फुट के फासले पर लगा दें। नई बेलों को गोबर की खाद 20 किलोग्राम प्रति बेल जनवरी माह में देकर सिंचाई करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा से, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को समर्पित कर दिया। मानव जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, शुद्ध हवा में सांस लेना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें। किस तरीके से तुलसी गौड़ा ने जिम्मेदारी को निभाया, आइए जानते हैं। तुलसी गौड़ा 72 साल की एक महिला हैं। छोटी झाड़ियों वाले पौधों से लेकर लंबे पेड़ों को कब कैसी देखभाल की जरूरत है, वह इसे अच्छी तरह से समझती हैं। इसलिए इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। वह कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन कई राज्यों के युवा इनसे यही कला समझने के लिए मिलते हैं। पेड़ और हर्ब्स की प्रजातियों के बारे में इनकी जानकारी विशेषज्ञों से भी ज्यादा है। उम्र के इस पड़ाव पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण सहेजने का उनका अभियान जारी है। भारत सरकार ने पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा की इस उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा है। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं, जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम और जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग में नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पौधे लगाए, जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 1 या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगाता है, लेकिन तुलसी गौड़ा को पौधे लगाने और उनकी देखभाल में अलग किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी खासियत है कि वह केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, बल्कि पौधारोपण के बाद एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। और अब बात करते हैं अपने किसानों के सवाल और विशेषज्ञ के जवाब की। आइए देखते हैं किस सवाल का जवाब दे रहे हैं आज हमारे विशेषज्ञ।
शुभम कुमार जी जो कि जामनगर गुजरात से पूछ रहे हैं, जौ की फसल में खरपतवार के नियंत्रण की जानकारी चाहते हैं सर। जी, जौ की फसल में विशेषकर जो शुरुआती अवस्था है, जो शुरू के 30-35 दिन है, तब खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं कि एक बार यदि ज़्यादा बढ़ गए तो फसल से इतनी अच्छी प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि फसल के हिस्से के पोषक तत्व, नमी और प्रकाश और स्थान, इन चारों के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा करते हैं कि फसल का बहुत ही नुकसान कर देते हैं। और कई बार तो जो उपज में नुकसान होता है वो 30-35 से लेकर 60% तक हो जाता है। तो समय पर खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हाथ से निराई गुड़ाई तो कर ही सकते हैं। और जैसे ही प्रथम सिंचाई करें उसके बाद क्या होगा कि जब छोटे छोटे खरपतवार खेत में उगना शुरू हो जाएंगे तो उन खरपतवारों को उसी समय यदि काबू कर लें तो वो ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इन खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए यदि आपके यहाँ चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवार ज़्यादा आते हैं तो उस दशा में मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल नाम की एक दवाई आती है, उसका 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं तो आपके चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो काबू आ जाते हैं। और अगर संकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जंगली जवी है या जो गेहूं का मामा जिसको गेहूं सा भी बोलते हैं, उस तरह के खरपतवार आते हैं तो उस दशा में सल्फोसल्फ्यूरॉन या क्लेडिनोफॉप नामक दवा आती है। सल्फोसल्फ्यूरॉन का 25 से 30 ग्राम दवाई प्रति हेक्टर सक्रिय तत्व और जो क्लोडिनोफॉप है वो 60 ग्राम सक्रिय तत्व जो दवाई का प्रति हेक्टर की दर से उपयोग कर रहे हैं। और यदि दोनों तरह के खरपतवार आते हैं तो उस दशा में आप सल्फोसल्फ्यूरॉन या क्लोडिनोफॉप दोनों में से कोई एक दवा और उसके साथ मेट सल्फ्यूरॉन जो दवाई है उन दोनों को मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और आजकल तो बाज़ार में ऐसे भी रेडी मिक्स फॉर्मुलेशंस जिनको हम बोलते हैं दोनों ऑलरेडी मिले हुए ही आते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं जिसमें मेट सल्फ्यूरॉन और सल्फोसल्फ्यूरॉन दोनों दवाई मिली हुई हो और उसका छिड़काव कर सकते हैं। और इस तरह से बड़े ही आसानी से चाहे गेहूं की फसल हो या जौ की फसल हो, इन दोनों के लिए ही ये जो खरपतवारनाशी है वो प्रयोग में लेते हैं और इनके काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात फार्मिंग इंडिया की। फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे किसान अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं के चलते उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसी कवच से कम नहीं है। किस तरीके से सुरक्षा कवच का काम करती है, कैसे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है, आइए जानते विस्तार से। कृषि और किसान हमारे देश की रीढ़ है। कृषि और किसान का विकास देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार किसानों के लिए लगातार काफी कल्याणकारी योजनाएं लाती रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और 2021 में इस योजना ने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं, यानी इसके क्रियान्वयन को पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2016 से अब तक 27 करोड़ किसान प्रार्थना पत्रों के जरिए 23 करोड़ 54,80,000 हेक्टेयर जमीन का बीमा हुआ है, जिसकी बीमा राशि 9,55,950 करोड़ रुपए बैठती है। जहां तक प्रीमियम की बात है तो 1,26,380 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम जमा हुआ है। इसमें 19,897 करोड़ रुपए किसानों ने जमा किए। बीमित किसानों की ओर से फसल को नुकसान होने पर पिछले 5 साल के दौरान 93,011 करोड़ रुपए का दावा किया गया, जिनमें से 89,614 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान भी कर दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरे फसल चक्र से जुड़ी गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता देना, कृषि में किसानों की रुचि बनाए रखना व उनकी आय को स्थायित्व देना, किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना है। फसल बीमा योजना के तहत ओला, जल भराव और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाता है। इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल है। फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर काफी कम है। किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, जबकि वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए भी प्रीमियम महज 5% है। प्रीमियम का बाकी सारा भार सरकार खुद उठाती है और वही बाकी रकम किसानों की ओर से बीमा कंपनियों को देती है, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने योजना को लेकर किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। मंत्रालय और राज्य कृषि विभागों के सहयोग से बीमा कंपनियों ने देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। जागरूकता बैठकों, महत्वपूर्ण स्थानों पर बैनर व पोस्टर प्रदर्शन और पर्चे वितरण करके किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है। कुल मिलाकर ये योजना दावा निपटान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों को अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने में मददगार साबित हो रही है। और अब बात करते हैं जैविक खेती मोबाइल ऐप के बारे में। इस भाग में हम आपको तमाम नई कृषि संबंधी ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या विशेष है जैविक खेती मोबाइल ऐप में। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग की एक अनूठी पहल है। यह ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीकों के साथ साथ सफलता की कहानियाँ भी शामिल हैं। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और अब नजर मौसम के हाल पर। उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर भारत और उससे सटे मध्य भारत के हिस्सों में चलेंगी शुष्क हवाएं। शुष्क हवाओं का असर अगले 3 से 4 दिनों तक रहने की संभावना है। इसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भयंकर शीतलहर चल सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी अगले 3 दिनों के दौरान भयंकर शीतलहर का अंदेशा है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में पाला पड़ सकता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी पाला पड़ने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह दिन के समय काफी ज्यादा ठंड रहेगी। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। हमारे किसान अपनी उपज का सही भाव ले सके, इसलिए बहुत जरूरी है कि मंडी भाव पर नजर रखें। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। गुजरात के जम्बूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 1,290 से 1,720 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की दिवाई मंडी में भाव रहा 1,500 से 1,700 रुपए प्रति क्विंटल।
और अब नजर ट्विटर प्लेट पर, जिसमें हम आपको कृषि संबंधित ट्वीट्स दिखाते हैं। आइए नजर डालते हैं आज क्या विशेष है ट्विटर प्लेट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों की सराहना की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, हम सभी को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों पर गर्व है। राष्ट्र और मानवता संबंधी उनके बड़े योगदान के लिए भारत उनका आभारी है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ये असाधारण लोग दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए हैं। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र से इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में नाम शामिल हैं मेघालय से नानाद्रोबी मारक, तमिलनाडु से पप्पामल, उत्तराखंड से प्रेमचंद्र शर्मा, उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। इसके लिए आप नोट कर ले हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमें आपके पत्र और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं। जरूर हमारे किसान उसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ दीजिए इजाजत, लेकिन कृषि दर्शन के नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।